नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज एक खबर सामने आई यौन उत्पीड़न को लेकर। यहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मिली है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को यौन उत्पीड़न मामले में 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी थी और कोर्ट ने 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। असम युवा की निष्कासिता अध्यक्ष अंकिता दत्ता के दर्ज कराए गए इस मामले में श्रीनिवास ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करने के गुवाहाटी हाई कोर्ट को आदेश और चुनौती दी थी। अब यहाँ मुद्दा है, यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो भी एक्शन लिया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे यौन उत्पीड़न की, महिलाओं के साथ होने वाले जो भी गलत चीज़ें महिलाओं के साथ समाज में हो रही हैं और मेन बात यहाँ पर ये है कि उस हिसाब से सज़ा नहीं मिल रही है। यानी कि हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ जुड़े हैं सूरज पाठक जी, और साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश निगम राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं सूरज पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि लगातार देख रहे हैं, आज भी यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। यहाँ भारत देश में यौन उत्पीड़न हो गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं, लेकिन कड़ी सजा देने के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट पे सवाल तो नहीं खड़े कर सकते हैं, ना ही हम अपनी जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कड़ी सजा देखने को नहीं मिलती है। क्या कहेंगे आप इस पे? इस विषय पर चर्चा करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वह राज्य है जी, जिसने कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान किया था जी। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में कानून बना, फिर यही कानून पूरे देश में लागू हुआ। यौन उत्पीड़न की बात आपने कही जी। यौन उत्पीड़न जब हम हर साल मार्च के बाद में एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, फरवरी से अप्रैल के बीच में जब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं तो हम वो आंकड़े देखते हैं। देश में किस राज्य में कितने यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए जी, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा, किस राज्य में सबसे कम, हम उसका विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं जी। यौन उत्पीड़न एक पुरुष के द्वारा एक स्त्री के साथ, वो किसी भी वर्ग की हो सकती है, बालिग हो सकती है, नाबालिग हो सकती है जी। ये एक शब्द जो है, यह शब्द अपने आप में एक परिभाषा को समेटे हुए है। बिल्कुल। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यौन उत्पीड़न जिसे कानूनी भाषा से परिभाषित किया गया है, यौन उत्पीड़न में कठिन दंड है, कठोर दंड है, कठोर कारावास का प्रावधान है और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। किंतु सजा का प्रावधान तो है। नॉर्मल यदि हम बाइक लेके जा रहे हैं, हमने हेलमेट नहीं लगाया है तो उस पर भी अर्थदंड है। हम कार चला रहे हैं, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर भी अर्थदंड है जी। दंड का प्रावधान तो है, पर दंड के उस प्रावधान का पालन किस तरह से होता है। आप जिस मामले का जिक्र कर रही हैं कि एक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का जो आपने जिक्र किया है, एक उन्हीं के संस्था की एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया। बिल्कुल हाँ। वह आरोप प्रमाणित नहीं हुआ क्योंकि कानून चाहता है साक्ष्य, कानून को चाहिए प्रमाण, कानून को चाहिए गवाह। यदि शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, गवाह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आरोपी, मैं यहाँ एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आरोपी अपराधी नहीं जी। क्योंकि हम एक बात और जानते हैं, हमारे दर्शन शास्त्र में लिखा है कि यदि आपको घृणा करना है तो घृणा पाप से करो, पापी से मत करो। ये समाज में उस अपराधी को, मैं यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अपराधी, उस अपराधी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास है। लेकिन जिसकी मानसिकता विकृत है, जिसकी मानसिकता, जिसकी सोच कहीं और से प्रारंभ होती है, उसे सुधरने का मौका देना, समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, मतलब समाज में फिर एक गंदगी को स्थापित करना, ये एक अवधारणा है। लेकिन भारतीय संविधान की एक और अवधारणा है कि भले ही 100 दोषियों को सजा ना मिले पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे संविधान कहता है 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम न्यायालयीन प्रक्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ ये हम देख लेते हैं कि साक्ष्य कितने हैं,
यदि न्यायालय के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जी पर्याप्त गवाह हैं और वो सारे जांच के बिंदु शामिल हैं जांच एजेंसी के द्वारा, चाहे पुलिस हो, जांच अधिकारी के द्वारा, तो फिर कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आज पहले कहा जाता था कि नेताओं को सजा नहीं होती, आज कितने नेता जेल में हैं। कुछ कवियों की एक व्यंग है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं। एक कवि हैं, वो अपने हर मंच से एक बात कहते हैं कि अब भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत की जेलों तक में महात्मा और बाबा पड़े हुए हैं। तो आज सजा सबको होती है, साक्ष्य होना चाहिए और जांच के बिंदु सही होना चाहिए, तो मामला कोई भी हो। और रही बात जो आपने कहा कि मामले बढ़ते जा रहा है यौन उत्पीड़न के, समाज की जागरूकता आवश्यक है। कानून अपना काम करता है, जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए, हेलमेट लगाने के और सीट बेल्ट लगाने, कानून अपना काम करता है, लेकिन समाज को भी उन्नत होना पड़ेगा, समाज की सोच बदलनी होगी, समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अपराधों पर अंकुश लगाना कानून का काम है, लेकिन अपराधों की रोकथाम के लिए आज कहते हैं ना कि यदि मेरे पड़ोसी का घर जल रहा है और मैं शांत और खामोश हूं, तो कल मेरा दूसरा जो पड़ोसी है, जब मेरा घर जलेगा तो वो खामोश रहेगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसा कि सूरज पाठक जी आपने जैसा कहा कि साक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी निठारी कांड का हमने कुछ दिनों पहले जिक्र किया था, वहां पर सीबीआई ने जो साक्ष्य कहा कि हमको कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, यानी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिसकी वजह से हम सजा दिला पाए। यहाँ इसने आपको रोकना चाहूंगा, इस मामले का आपने जिक्र किया है, इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि निठारी कांड में सीबीआई की जांच मानवता के विरुद्ध है, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है कि सीबीआई की जांच मानवता के विरुद्ध है, मानवता के खिलाफ है, क्योंकि वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई उस मामले में। तो मेरा ये एक सवाल है दिनेश निगम जी आपसे कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है और साक्ष्य मिटा देता है, बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जो मिटा दिए जाते हैं, और उसको उस हिसाब का, यानी कि अगर उसने किसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी का मर्डर किया और उसने सारे साक्ष्य मिटा दिए, थोड़े बहुत सबूत मिल गए अगर उसके तो यहाँ पर उसको उस हिसाब की सजा नहीं मिल पाएगी। यानी कि कोई मर्डर कर रहा है अगर और उसको उस हिसाब की सजा नहीं मिलेगी, किस तरीके से यहाँ पर समीकरण ही नहीं बैठता है ना। अगर कोई मर्डर कर रहा है तो उसको मर्डर की सजा मिलनी चाहिए, अगर वो साक्ष्य मिटा के अगर ये काम कर रहा है तो यहाँ पर जो भुक्तभोगी है, यानी कि अगर किसी का मर्डर हुआ, उसका परिवार है, तो यहाँ बहुत ज्यादा बौखलाहट नजर आने लगती है। देखिए क्या है, अभी आपने कहा साक्ष्य मिटाने की जो आपने बात करी जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जांचकर्ता अधिकारी या जांच करती एजेंसी अपने बिल्कुल एंगल में जा करके और वो अपराधी तक पहुंचना चाहती है, तो उसके पास अनेक साधन होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, कितना बड़ा भी अपराधी हो, अपने बुजुर्गों ने भी कहा है और अपन लोग भी देखते हैं कि कितना बड़ा भी बुद्धिमान हो, कितना बड़ा भी अपराधी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई ऐसा कमजोरी या अपना वो छोड़ जाता निशान, जिसके कारण उसके तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 1 है ना। जो आपने साक्ष्य मिटाने की बात करी, तो अपने यहाँ देश में ऐसे भी संविधान में नियम है कि साक्ष्य मिटाने की धाराएं अलग लगती हैं और अपराध करने की धारा अलग लगती है। मतलब किसी तरह से उसका बचाव हो नहीं सकता अगर जांच एजेंसी निष्पक्ष जांच करने का एक मूड बना ले कि नहीं, हमको इस बिंदु तक पहुंचना है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, आपको बताए कि 20-20 साल तक के जो है मर्डर को 20 साल बाद भी खोज निकाला है इसी देश के एजेंसियों, पुलिस या सीबीआई या जो भी एजेंसियां हैं। ऐसा नहीं, करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक विडम्बना है, वो विडम्बना ये है कि मैं अपने यहाँ का जो देश का संविधान है, जिन्होंने उसका निर्माण किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं अपना मेरा व्यक्तिगत मानना है सूरज जी कि ऐसा लगता है कि कहीं ना ये उनमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई। सबसे बड़ी कमियां ये है कि एक ही अधिकारी के पास 2 अधिकार दिए गए। एक ही अधिकारी के पास 2 अधिकार। देखिए हमने अपराध किया, हम थाने में जाएंगे, थानेदार के पास, टीआई के पास इतना अधिकार है कि वो चाहे तो हमें जमानत में छोड़ दे, मुचलके पे छोड़ दे, और चाहे तो हमको अरेस्ट करके अदालत तक ले जाए और चालान पुटअप करे, हमारे मैंने वहां से हम छूटे, है ना। 2 अधिकार। तो उससे क्या होता है, इसमें उस अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मूड क्या है।
वो किस कर्मठ बदलना चाहता है। हाँ। बल्कि आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में अधिकारी को जो 2 अधिकार है जी हाँ। वो ज्यादा एथेंटिक साबित होता है। हाँ। है ना। अगर अपने जैसे बाहर की बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जी। जहां एक अधिकारी को एक ही अधिकार है, जी। ऐसी बहुत सी कंट्री है देश हाँ, की, हाँ, है। मतलब कई देशों में। जी। वहाँ वहाँ इस तरह से ना तो भ्रष्टाचार होता है, जी। जी। ना उस तरह से मिसयूज होता है, हाँ। क्योंकि उसको मालूम है कि हमें सिर्फ सुनने का अधिकार है, जी। हम सुन करके इसको आगे बढ़ाएंगे, जी। हमारा और दूसरा हमारे पास कोई पावर नहीं। हाँ। तो वो निष्पक्ष होकर के उसके उसमें उसमें उस बिंदु पे चलता है जी। और आगे बढ़ता है। बिल्कुल। है ना। अब रहा सवाल आपने जो जैसा कहा कि अपराधी को सजा, हाँ। सजा इसलिए नहीं मिल पाती है। सही बात तो ये है कि एक तो जांच बिंदु में ये देखा जाता है कि कितना बड़ा है, कैसा है, कितना दौलतमंद है, जी, क्या जी। खर्च करेगा, क्या नहीं हाँ, करेगा। हाँ। क्योंकि अपने अपने देश में एक जो बड़ी भारी टेंडेंसी बन गई है जी। भ्रष्टाचार ने, जिसने बरगद के जड़ों के सरीखे अपना वो खोखला नीचे तक जमीन बना रखी है। बिल्कुल। जब तक उसमें अंकुश नहीं लगाया जाएगा हाँ। तब तक ना अपराध में आप अंकुश लगा सकते हैं, ना अपराधी में अंकुश लगा सकते हैं। बिल्कुल। कहने के लिए आप कितने भी नियम कानून बना लीजिए, कितने भी कानून बना लीजिए, जी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ढंग से होता नहीं है। इम्प्लीमेंट करने वाले लोग इम्प्लीमेंट करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे कानून नहीं, जैसे सूरज जी ने कहा हाँ। जी। बड़े कानून है, 100 अपराधी हाँ। बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिले। जी। ये है अपने संविधान में। जी। लेकिन आप ये देखिए कि 100 में 80% निष्पक्ष लोग अपराधी बन जाते हैं, हाँ। जी। और जो अपराधी होता है वो छूट आरोपी जाता है। बन जाते हैं, हाँ। और जो अपराधी होता है वो पर्दे के पीछे जाकर के छूट जाता है इन किन प्रकार कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो ये जो आपने अभी उदाहरण आपने डिबेट में रखा, जी। ये भी इसको भी इसी पहलू से देखिए कि वो कितने पहुंच और कितने पावर वाला हाँ। तक अपनी पहुंच रखता है, कितने जी। बड़े वकील को खड़ा कर सकता है। हाँ। है जमानत मिलने का एक कारण ये भी है कि जी। उनके पास किसी चीज साधनों की कमी नहीं रही होगी। हाँ। हर तरह के वकीलों को उन्होंने खड़ा कर दिया होगा, जी। अधिवक्ताओं को। बिल्कुल। यही चीज हमारे हमारे आपके बीच हुई होती तो हमें लेने के देने पड़ जाते। हाँ। तो ये जो परंपरा है, देश के हर नेताओं को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, हर राज्य को सोचना पड़ेगा, और हर राज्य को ये अपना रुख अपनाना पड़ेगा। जो नियम कानून बने हैं हमें उनका इम्प्लीमेंट अच्छी बोल्ड हो करके कराना है, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरतती। जब तक ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई सरकार सामने नहीं आएगी, ऐसा कोई लीडर सामने नहीं आएगा, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी तरह से सफलता पाई जा सकती है। बिल्कुल। अब मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, जैसा दिनेश निगम जी ने कहा कि इसमें सशक्तिकरण की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है। 156 से ज्यादा संशोधन संविधान में हो चुके, लेकिन तब भी कानूनों को कठोर करने की आवश्यकता है। हालांकि जैसा कि लिखा गया है, भारतीय संविधान लचीला है, भारत की संविधान की परिभाषा में आता है। 2 चीजें मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। पहला, जब जो जांच अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है तो उन्हें एक बात सिखाई जाती है, कभी कोई परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती है। परफेक्ट क्राइम कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं जैसा कि दिनेश निगम जी ने भी कहा कि कुछ ना कुछ सुराग बाकी होता है, नजर चाहिए उसको देखने के लिए। यदि उस निगाह से उसे देख लिया जाता है, जांच अधिकारी उतनी सक्षमता से उसको काम कर सकता है, तो गुनाह कभी छिप नहीं सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ एक बात और कही जाती है, हमारा सनातनी परंपरा का देश है, तो एक बात कही जाती है, गुनाह सर चढ़ के बोलता है, गुनाह कभी छिपता नहीं है। यदि जांच एजेंसी से कमी रहेगी तो जैसा कि उदाहरण भी दिया है कि 20-20 साल बाद कई हत्या के प्रकरण खुले और आरोपी को सजा हुई, अपराधी को सजा हुई है उसमें, तो यहाँ हम बात करें कि यहाँ पर नहीं, ये चीजें नहीं, सिर्फ एक बात की कमी है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का। आज विश्व के लगभग 3 या 4 ऐसे देश हैं जहां एक ऐसी तकनीक को इजाद किया गया है कि जो सर्विलांस कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वो वॉइस कैप्चर करने वाले होते हैं। जिस आरोपी की तलाश होती है, जिस अपराधी की तलाश होती है, उनकी वॉइस को मैच किया जाता है। मैं फ्रांस का उदाहरण दूं, मैं जापान का उदाहरण दूं, तो वहां जो सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसमें वो वॉइस रिकॉर्डर होता है, और उनके सर्विलांस सिस्टम पर उस अपराधी की वॉइस को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है। वो पूरे देश में जिस भी सड़क से निकलेगा, जिस भी चौराहे से गुजरेगा, और एक भी शब्द यदि उसने बोल दिया, कुछ भी उसने शब्द कहा, किसी को हेलो कह दिया, किसी को हाय कह दिया, तो उसकी वॉइस का सैंपल उस वॉइस रिकॉर्डर से मैच होता है और पुलिस को पता चल जाता है कि आरोपी कहां है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है आज। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद तभी तो हम कहते हैं कि फ्रांस में क्राइम जीरो है,
तभी तो जी। हम कहते हैं कि दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में अपराध ज्यादा है। हम्म, हम कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी अपराध की एक वजह है। हाँ, मान सकता हूं कि बेरोजगारी अपराध की एक वजह है, लेकिन यहाँ पर अपराध को बढ़ावा देने की प्रक्रिया जो है, बढ़ावा अपराध को और अपराधियों को प्रश्रय देने की जो परंपरा है, ये कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दी जाती तो है। सूरज जी, अपराध को बढ़ावा कौन देता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे- स्वाभाविक बात है, जिसका फायदा होने वाला है, जो अपने आप को बाहुबली मानता है, जो अपने आप को सर्वज्ञ मानता है, वो जी। चाहता है कि उसके अधीनस्थ, उसके अनुयायी कुछ ऐसे हों जो अपराधी प्रवृत्ति के हों, ताकि समय आने पर उसके लिए वो कार्य कर सकें। जी। वो राजनीतिक दल से भी लोग हो सकते हैं, वो समाज के बड़े तथाकथित ठेकेदार हो सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो ये चाहते हैं कि उनके साथ बड़ी फौज हो, लोग उनसे डरें, लोग मतलब डर के कारण सम्मान करें, जो ये चीजें चाहते हैं, जो धन बल से पर्याप्त हैं, जिनके पास बाहुबल पर्याप्त है, वो इन लोगों को प्रश्रय देते हैं, इनको आश्रय देते हैं। मैं सिर्फ इस एक प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूं जी। कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को यौन उत्पीड़न से यदि निर्दोष कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, तो वह जो पीड़िता है, जी। अब उस पीड़िता के पास क्या दरवाजे बचते हैं, वो अपनी बात कहाँ रखेगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और ऊपर वाले के न्याय में यदि कहते हैं कि देर ही सही पर अंधेर नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि देर से न्याय मिलना भी अन्याय है। तो अब जी दिनेश सूरज जी, निगम मैं एक चीज आपसे और कहूंगा। मैं जी। देखिए, क्या है कि अपन अगर भारत में अपने अपने देश के आंकड़ों को देखें, जी। आंकड़ों को जी। खास तौर से इस अपराध के लिए हाँ है, जी। कृत्य के लिए जो ये जी। होता है, दुष्कर्म होता है, जी आप ये देखिए कि इसका अगर आप दूसरे पहलू से देखें तो इसका करीब 60% मिसयूज भी हो रहा है हाँ इसी देश में। हाँ बिल्कुल। है 60% इसका मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल इसको लोग ब्लैकमेल का एक जरिया बना लिया है कई लोगों ने। तो उसमें होता क्या है कि जो निष्पक्ष, जैसा कि अभी जी आपने हाँ। कहा कि निर्दोष को जी हाँ। सजा नहीं, हाँ वो निर्दोष भी उस लपेटे में आता हाँ जी। है ना, उस लपेटे में आ जाता। जी तो जैसा मेरा कहने का, मेरा जो मैंने शुरू जी में कहा जी कि अगर अपने देश में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, जैसे अभी हाँ। आपने फ्रांस और जापान का जी। उदाहरण दिया, जी ऐसा है कि अपने यहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल जी। और आज के डेट में जी। इतने यंत्र और इस प्रकार के जी। टेक्निकल चीज सामने आ गई हैं, जी है उपज बन गई हैं जी कि अगर अपन उनका यूटिलाइजेशन निष्पक्ष भाव से करना चाहे, हाँ जी। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर वहाँ अपराधी बच नहीं सकता, पकड़ा जाता है, तो यहाँ भी वो तुरंत पकड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए योजनाओं में खर्च कर देते हैं, सड़क में, इसमें उसमें, जहाँ भी जिसमें भी। जी आप कुछ रुपए इसके लिए भी, कुछ योजना बजट इसके लिए भी तो बनाइए हाँ कि हमारे यहाँ अपराध को रोकने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी लाएंगे जी बिल्कुल जिससे अपराध में कमी आए। हाँ और ये सब करता कौन करेगा? सरकार करेगी, देखिए, किसी के भी सरकार हो। मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो प्रक्रिया है, हमने कई मामलों में देखा है। जी। हाँ, हालांकि वो मामले हो सकता है कहीं से प्रेशराइज किए गए हो, या पुलिस की सक्रियता, पुलिस की जो मानवीयता कई बार उजागर होती है कि उन्होंने 156 कैमरे तलाशे, 200 गाड़ियों की तलाशी ली, तब जाकर के आरोपी को 24 घंटे में पकड़ लिया। हाँ। ये हर मामले में सामने नहीं आ पाता है। कई बार होता है, हम भी ऐसी खबरें चलाते हैं कि कोई पीड़िता होती है, कोई पीड़ित होता है, वो थाने जाता है तो कहा जाता है कि तुम्हारी रिपोर्ट बाद में लिखेंगे, फिर वो मीडिया के पास आता है। हमारे चैनल पर भी ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कि उसको न्याय नहीं मिला। तो ये पुलिस की सक्रियता, जांच एजेंसियों की सक्रियता, बिल्कुल दिनेश निगम जी आपने सही कहा कि हमारे यहाँ वो चीजें हो सकती हैं, इसके लिए अलग बजट का प्रावधान होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा मिसयूज, अभी हाल ही में लगभग एक सप्ताह पहले की बात है, जब न्यायालय ने एक युवती को सजा के लिए कहा कि उसके ऊपर केस चलेगा, क्योंकि उसने एक युवक पर यौन उत्पीड़न का झूठा मामला चलाया था। जी, और हाँ, उसके बाद में कोर्ट में वह अपने बयान से मुकर गई कि मैंने उस समय झूठ बोला था। तब कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए युवती पर आरोप दाखिल किया है कि तुम पर दुष्कर्म का मामला, यौन उत्पीड़न का मामला चलेगा और वही सजा होगी जो इस अपराध में होती है। तो इस तरह के भी जो मामले सामने आते हैं न्यायालय के, वो भी कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होते हैं, और उस मील के पत्थर के साथ में वो एक नजीर बनते हैं। बिल्कुल। भारत के कानूनों की बात करें, 498A, या फिर हम SC/ST एक्ट की बात करें, इनके कितने दुरुपयोग किए गए हैं। बिल्कुल निगम जी आपने सही कहा, बहुत ज्यादा, बहुत कि ज्यादा। हालांकि उसके बाद में फिर संशोधन किया गया कि 498A में यदि सक्षम अधिकारी की जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी, SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि पहले तो यही था कि किसी ने शिकायत कर दी वो सीधे गिरफ्तारी।
तो लोग परेशान होते थे, लोगों के मन में भय था। हाँ, कानून का डर होना चाहिए, लेकिन कानून के प्रति सम्मान भी होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कानून का सबसे बड़ी बात ये, कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। और वो दिनेश मिसयूज निगम जब जी। ही नहीं होगा जब सरकार सचेत होगी, हाँ। सरकार की भावना सचेत रहेगी, जी। सरकार निष्पक्ष रहेगी, तो इस तरह की घटनाएं होने ही के से आदमी खुद डरने लगेगा हाँ। कि यार हम कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे खिलाफ एक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल। आज नहीं तो कल होगा। हाँ। तो ये जो भय, सरकार ये कानून काहे के लिए बनाई, सही बात जिसने है। भी बनाया हाँ। सिर्फ इसलिए ना बनाया कि हर चीजों में एक कंट्रोल रहे, हाँ। अपराध में रहे, जी, बिल्कुल। भ्रष्टाचार में रहे, मिलावट में रहे, इसीलिए नियम कानून बनाए जाते हैं ना। हाँ। जी। तो नियम कानून हर जगह, अब ये अगर अब देखिए कि उसका इम्प्लीमेंट ढंग से होता क्यों नहीं, जी हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं होता? करने वाले हम ही आप है ना, कोई दूसरा तो नहीं है। बिल्कुल। कहीं बाहर से तो कोई आए विदेश से आकर के तो करके चला नहीं जी। गया, हमारे ही देश के लोग है ना, हाँ। है ना। तो ये अगर सरकार थोड़ा सचेत, जी, मैं आप- बार बार सरकार जी। के ऊपर कह रहा हूँ बिल्कुल। कि सरकार सचेत हो, राज्य सरकार, भारत सरकार हाँ। जी तो अपने संविधानों में ऐसा अमेंडमेंट करें जी, कि एक अधिकारी को एक अधिकार। हाँ, बिल्कुल जिस दिन देश में ये हो जाएगा, मेरा दावा है कि यहाँ से भ्रष्टाचार और मिट जाएगा और अपराधों में अपराध शून्य हो जाएगा। सही कहा। एक बात मैं यानी जरूर कि कहूंगा सूरज दिनेश जिसने जी आपको जी। रोकना चाह रहा हूँ, यहाँ एक बात जरूर है दिनेश निगम जी, जैसा कि आपने कहा कि इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में कानून बना कि कम आयु वर्ग की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा। आज तक किसी को सजा सुनाई गई है, हुई नहीं है, क्योंकि वो कहीं लंबित हैं, उन्होंने अपील दायर कर रखी। ठीक है, सबको अधिकार है, जी कानून सबको अधिकार देता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही कि कानून तो बन गया कि फांसी की सजा देंगे, लेकिन अभी तक किसी को फांसी की सजा देने की सजा सुनाई गई है, लेकिन अब वो अपील में है। नहीं तो वही जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जी। आप ये देखिए कि अपने यहाँ जो नियम कानून बने हुए हैं जी, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी तरह केस प्रूफ हो गया, हाँ। उसको सजा हुई तो वो हाई कोर्ट चला गया, जी बिल्कुल। हाई कोर्ट से अगर उसको मान लीजिए रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से चला हाँ, गया। जी हाँ। तो इतने पैनल बने हुए अपने यहाँ, इतने हाँ। पैनल बने हुए हैं हाँ। कि वो अपराधी जानता है यहाँ से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं यहाँ से, छूट जी। तो कहीं ना कहीं से हमको राहत मिल ही जाएगी। जी, तो इसमें भी हमारे नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री जी को या हमारे विपक्ष को, सभी को सामूहिक मिल करके हाँ। चिंतन करना चाहिए जी। और कुछ ऐसा एक रास्ता निकालना चाहिए जी। जिससे इनमें सारी चीजों में कमी आए। बिल्कुल सही जी, कहा आपने कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के साथ एक जरूर चीज आ जाती है। अमेंडमेंट की बात आपने कही, अमेंडमेंट भी होना चाहिए और जनता में इस बात का भय नहीं, इस बात का विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। क्योंकि आज अपराधी सोचता है कि यदि मुझसे कुछ हो भी गया, मेरे ऊपर किसी का वरद हस्त है, चाहे वो राजनेता हो या उसके जिसे हम कहते हैं तथाकथित आका कहते हैं, उनका वरद हस्त, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, मैं पुलिस वाले को फोन लगा दूंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये जो भय है, सूरज जी, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आम जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, हम आम लोगों की बात करें तो यहाँ पर उनके केसेस जो हैं वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं। आजकल बड़े बड़े नेता, राजनेता, इनके केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं और केस तो आ रहे हैं, साथ ही साथ सजा नहीं मिल रही है। तो आम लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आ रही हैं कि जब उतने बड़े नेता, जब इतने लोग जानते हैं उनको, इतनी पॉपुलैरिटी है, उनको सजा नहीं मिल रही है, तो हम तो कहीं ना कहीं से बच ही जाएंगे। और ये चीज आपने जो कहा कि हम कहीं ना कहीं से बच जाएंगे, आम आदमी को डर है कि मुझे सजा हो जाएगी। दिनेश निगम जी, आम आदमी को डर होता है कि मुझे सजा हो जाएगी, नेता है तो बच जाएगा। जैसे आपने भी कहा कि वो बड़े वकील खड़े कर लेगा, वो सारे अपने संसाधन इस्तेमाल कर लेगा, वो सक्षम है, पैसे लगा देगा। लेकिन आम आदमी को इसी बात का तो डर होता है कि मैंने अपराध नहीं भी किया तब भी कहीं ऐसा ना मुझे सजा हो जाए। अपराधी है वो तो ठीक है, उसको पता है कि यदि आम आदमी है तो उसको ठीक भाई अपराध हुआ, सजा होगी, मैं वापस आ जाऊंगा, अपनी जिंदगी शुरू कर दूंगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि बड़े नाम होते हैं, बड़े नेता होते हैं, इनको इस बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो इतने नहीं, मेरा मतलब ये था कि उनको प्रोत्साहन मिल जाता है देख के। जी हाँ, आपने सही कहा कि ये चीजें हो जाती है, क्योंकि ये जो जिस मामले पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस मामले को लेकर के अब यौन उत्पीड़न के कितने मामलों में सजा होती है, हत्या के कितने मामलों में सजा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं संदेह का लाभ, ये कानून की एक भाषा है, संदेह का लाभ दिया जाना। और जो आरोपी पक्ष का वकील होता है वो कोर्ट के सामने यही दलील पेश करता है कि संदेह का लाभ देते हुए मेरे मुवक्किल को बरी किया जाए। दिनेश निगम जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर? बिल्कुल 100% सही है। मैं भी ये बात कहने वाला था जी कि ये संदेह जो है ना, संदेह का लाभ जो है, जी ये हमारे माननीय न्यायाधीश लोग भी अपने जजमेंट में लिखते हैं। कई बार ऐसा हुआ, कई उदाहरण सामने आए हैं। और ये जो माने अधिकार है, वो हमारे
हमारे संविधान ने ही उनको दे रखा है। हाँ हमारे कानून में ही ये प्रावधान रखा जी, गया। जी, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, अगर इन्हीं सब चीजों में सुधार हो जाए, हाँ इन्हीं में अमेंडमेंट हो जाए, जी तो ऐसी घटनाएं ही नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल। ऐसी घटनाएं ही नहीं होगा। जी। उन्हीं चीजों में सुधार हो जाए, उन्हीं में अमेंडमेंट हो जाए, जी तो ये सुधार होगा ही नहीं। और जहाँ तक देखिए, जहाँ दुष्कर्म का सवाल है, तो जी। मैंने अभी एक बात कही आपसे, जी स्नेहा जी, आपसे भी मैं कह रहा हूँ जी कि इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होने लगा बिल्कुल है। मिसयूज हो रहा और है, ये बिल्कुल जब से होने लगा, अगर आप थोड़ा नजर मारे, आज से 30 साल 25-30 साल पहले का अगर आप ग्राउंड देखें, जी, नक्शा देखें, जी हाँ तो उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आया है। उसका कारण क्या है कि उसमें बिगड़ने का जो सबसे बड़ा रोल है, वो हमारे यहाँ ये टीवी को है। टीवी और मोबाइल, हाँ जी। ये चलन जब से जो है आम जनता के बीच में पूरे घरों में छा गया है, जी जी तो आप समझ लीजिए पर्दा नाम की चीजें हट गई हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कह रहे हैं। सास ससुर और बहू बैठ करके और ऐसे ऐसे सीरियल देखते हैं हाँ जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते आप। सही कह रहे हैं आप। है, जी। पहले एक पर्दा होता था, हाँ उन सब ये पर्दे सब उड़ गए हैं। ये जो यूरोपियन कल्चर अपने हिंदुस्तान में हावी हो गया है, जी हावी हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। आधुनिकता की है ना? अंधी दौड़ में हम बहुत बिल्कुल। आगे निकल गए हैं। हाँ, जी। क्यों? और अभी भी ऐसा नहीं, अभी भी अगर हमारे नेता न पड़ी हमारी सरकार चाहे, जी तो इसमें आप मैंने रोक लगाई जा सकती है। कोई बहुत बिल्कुल बड़ा रोक लगाई जा इसमें मुद्दा भी नहीं है, और हाँ। कोई जी। बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं। हाँ। जिस तरह से आप रोज नियम कानून बना के आदेश निकालते, एक आदेश आप निकाल दीजिए कि नहीं, इस तरह के सीरियल नहीं चला जाएंगे, हाँ बिल्कुल। हमारे मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे, हाँ। भारतवर्ष में नहीं चलेंगे। हाँ। देखिए कितना कंट्रोल हो जाता है, सही कह रहे हैं कितना कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि हमारी आपकी बेटियां, हमारी आपकी बहनें हैं, अब किस तरह से आजकल वो मॉडलिंग और कपड़े और ये और वो और ये सब पहन के, और हमको यहाँ जाना, हमको ये करना, हाँ। ये एक आम बात कह रहा हूँ, हाँ, मैं हाँ, सभी के लिए कह रहा हूँ। हाँ तो आप सोचिए ये कहाँ से सीखा उन्होंने? जी इसी टीवी, जी इसी टीवी और इसी मोबाइल से, हाँ। जी, है ना? ये कल्चर उन्होंने सीखा। अगर इसमें रोक लगा दी जाए, तो जी। आने वाली पीढ़ी के लिए जी। मेरा अपना मानना ये है हाँ। कि ठीक है। बहुत बड़ा फायदा। लेकिन यहाँ एक बात दिनेश निगम जी मैं रोकना चाहूंगा। यहाँ एक बात है कि यदि सरकार ऐसा कुछ कदम उठा देगी, इस पर अंकुश लगा देगी, तो ये जो कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, हमें आज़ादी देता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, उस पर अंकुश लगे। क्योंकि किम जोन का उदाहरण दिया जाएगा कि साउथ कोरिया में किम जोन ने अपने देश की जनता पर अंकुश लगा रखा कि आप क्या देखेंगे, कितना देखेंगे, ये सरकार तय करती है। तो ये चीजें फिर हमारे यहाँ बन जाएंगी फिर। बिल्कुल नहीं बन जाएगी, लेकिन उसका रास्ता निकाला जा सकता है ना। जी। ये एक बात बताइए, अभी 30 साल पहले 25 साल पहले तो नहीं था। हाँ नई चीजें थी। 25 साल 30 साल पहले क्या ऐसा था? नहीं तो अगर 25 साल 30 साल बाद आया है ये, हाँ। तो उसके उदाहरण में अगर दिया जा सकता, तो उसका अमेंडमेंट भी किया जा सकता, हाँ। उसमें कुछ संशोधन भी किया जा सकता। जी। यानी कि उसमें- दिनेश निगम जी और सूरज पाठक जी, आप दोनों के चर्चा से मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में और कानूनों की सख्ती में कहीं कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है। ये ओवरऑल हमारे डिबेट का, यानी कि हमारे इस प्रोग्राम का यही एक निष्कर्ष निकला है कि कानूनों में सख्ती होनी चाहिए, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। चलिए हम चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे यौन उत्पीड़न की, या फिर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, साथ ही गलत चीज़ें तो हो रही हैं, बात हम यहाँ पे सज़ा की कर रहे थे कि सज़ा उस हिसाब की नहीं मिल रही है। तो निष्कर्ष ये निकल के आया है कि कानून तो हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। साथ ही हम यहाँ पे पावर की बात की कि एक अधिकारी के पास बहुत सारी पावर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कानूनों की जो व्यवस्था है वो चरमराई सी नजर आती है। तो कुल मिलाकर अगर कानून सख्त रहेंगे, और कानून सख्त रहने के साथ साथ अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पर अपराध की कमी होगी और अपराधियों में भी कमी आएगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।